आपने कहा हमने मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री निष्पक्ष होकर काम करेगा? आदिवासी समुदाय अपने अधिकार के लिए सड़कों पे भटक रहा है। अडानी को फ़ायदा उठाने के लिए आपने वो सारे खनन आपने अडानी को दे दिया, लेकिन उस खनन का जो मुनाफा है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिला? आपको पता 6 दिसंबर ये शौर्य दिवस मनाते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को ये परिनिर्वाण दिवस भूल जाते बाबा साहब का। ओवैसी साहब को भी खुल के आना चाहिए। आपके साथ खेल किया जा रहा है, आपको भी खुल के आना चाहिए इंडिया गठबंधन के साथ। मोदी जी इसी देश में रहते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मोदी जी के खुद ही उन्हें विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि मोदी जी ने चाय बेचा कि भिक्षा मांगा। मोदी जी ने मगरमच्छ को पकड़ा कि मोदी जी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाके शिक्षा ग्रहण की। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों के रुझान के बाद एक ही सवाल था, कौन होगा मुख्यमंत्री। और अब तमाम मंथन के बाद, कई दिन बीत जाने के बाद बीजेपी ने अपना चेहरा साफ किया कि कौन होगा मुख्यमंत्री, और उसके बाद आज शपथ ग्रहण भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं खुशहाली है तो कहीं इस रणनीति पर सवाल उठ रहा है कि क्या कुछ जिस तरीके से बीजेपी ने किया है, भले ओबीसी का सीएम बना दिया, दलित का एसटी का सीएम तो दे दिया, क्या उन्हें करने देंगे वो काम उनके अनुसार से? क्योंकि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति भी एसटी की हैं, लेकिन एसटी के लिए कभी कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए सवाल लगातार उठ रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सुमित शर्मा। क्या कहेंगे? तारीफें हो रही हैं और आलोचनाएं दोनों हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तारीफ हो रही है कि कम से कम पिछड़े और दलित समुदाय के लोग उस कुर्सी पर बैठा है और उन राज्यों में बैठा है जहां उनकी भूमिका पहले से ही है, और जहां दलित समुदाय वंचित रहा है और आदिवासी समुदाय वंचित रहा है और पिछड़ा समुदाय वंचित रहा है। तारीफ तो इस बात की हो रही है, आलोचना इस बात की हो रही है जो संघ की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा मनुवाद की विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा बांटो और राज की विचारधारा। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा अगर है तो उन लोगों को शूद्र और अछूत हिंदू धर्म में एडजस्ट करता ही नहीं, ऐसी विचारधारा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं पत्रकार महोदय, आरएसएस 1923 के बाद से अभी तक 100 साल होने को हैं, लेकिन आज तक एक भी आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण के अलावा कोई क्यों नहीं बना? मैं यही पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नागपुर से चलती है क्यों नहीं दिल्ली से चलती है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आपको लगता है कि पिछड़ा समाज और दलित समाज और जो अल्पसंख्यक जो समुदाय के से आने वाले जो लोग हैं, उन लोगों में अगर जागरूकता आ जाती है तो आप लोगों की अपनी सत्ता जहां बिखरने की ओर लगता है, वहां आप लोग समावेश बनाने के लिए कुछ चाटुकार, कुछ चमचे को आगे खड़ा कर देते हैं और पूरे समाज को अंध में डालकर उनके साथ भावनाओं से साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा देश। मैं कहता हूं, मैं पिछड़े समुदाय से आने वाले जो मुख्यमंत्री है उनका धन्यवाद बिल्कुल करता हूं, लेकिन आशा भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप अगर पिछड़े समुदाय पर अन्याय हो रहा है उनके साथ मुखर से मुखर होइए और सरकार से सवाल, अपने ही जो केंद्र में बैठी हुई सरकार से सवाल पूछने का काम करिए और नई नई योजनाएं लाइए जिससे समता बनाई जाए और समता पर काम किया जाए और उनके हक और अधिकार की बात की जाए। उनके बच्चों को ना तो पानी पीने पर मारा जाए, ना उनके बच्चों को मूंछ रखने पर मारा जाए, ना उनके बच्चों को शिक्षण संस्थान में अगर अच्छी रैंक ले आते हैं, अच्छा मेरिट हो जाता है, उसके नाम पर ना मारा जाए और उनके बच्चों को नौकरी ना दिया जाए। उसके लिए आप खड़े हुए और अपने सरकार के खिलाफत ही खड़े होके समाज के साथ खड़े होंगे तो मैं उनको तब जाके उनको कहूँगा कि आप एक अच्छे मुख्यमंत्री, आप एक अच्छे प्रधान। और यही बनता है कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जैसा सर्वोच्च पद पे बैठ रहे हैं, पूरे राज्य को देखेंगे। आरएसएस का प्रमुख बन के क्या घंटा बजाएंगे? क्या करेंगे आरएसएस का प्रमुख बन के? ये तो अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, जो मेरे मुंह की बात है वो आपने कह दी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस का प्रमुख इसलिए कहता हूँ कि आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी को चलाती है और भारतीय जनता पार्टी जब आरएसएस चलाती तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा ही वही है, बांटो और राज करो की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कहा हमने मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री निष्पक्ष होकर काम करेगा? आदिवासी समुदाय
अपने अधिकार के लिए सड़कों पे भटक रहा है, जल जंगल और ज़मीन की बात कर रहा है, लेकिन सरकार एक मात्र भी नहीं सुनता है। तो क्या उसकी बात कही जाएगी? वो छत्तीसगढ़ और झारखंड और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी समुदाय का खनन का एक भंडार है, जहाँ से पूरा देश चलता है, जहाँ से पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। उस राज्य का और उस आदिवासी का ही खनन लूटा जा रहा है। किसके द्वारा? पूंजीवादी, सामंती, मनुवादी लोगों के द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ, अडानी को फ़ायदा उठाने के लिए आपने वो सारे खनन आपने अडानी को दे दिया, लेकिन उस खनन का जो मुनाफा है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को क्यों नहीं मिला? आदिवासी समुदाय के लोग आज भी उस खनन का जो उनका हिस्सा है, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी पे बात कहीं नहीं की जा रही है। आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बना देने से आप ये जितने जो है पाप के, उस पाप से नाफ साफ नहीं हो सकते। उस आदिवासी मुख्यमंत्री का दायित्व है कि आप छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके हिस्सेदारी की बात केंद्र के अंदर करेंगे और केंद्र सरकार से करेंगे और केंद्र सरकार से छीन कर लाएंगे और छत्तीसगढ़ के जनता के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करता हूँ मैं, जहाँ जंगल की बात की जाती है, जहाँ वन की बात की जाती है, जहाँ खनन की बात की जाती है, जहाँ पे कोयला की बात की जाती है। मैं बात उस तरफ की करता हूँ जो झारखंड बॉर्डर और छत्तीसगढ़ बॉर्डर की बात करता हूँ। मैं बात इसलिए कहता हूँ, छत्तीसगढ़ पिछड़े समुदाय से आए, सबसे ज़्यादा 20 सालों में अगर शोषण किसी राज्य में बढ़ा है महिलाओं के ऊपर, चाहे पिछड़े समुदाय के ऊपर, चाहे अल्पसंख्यक के ऊपर, चाहे दलित के ऊपर, तो वो मध्य प्रदेश राज्य है। जिनको छुपाने का काम अगर किसी ने किया है तो आरएसएस ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो किसी का भी शासनकाल रहा हो। आप ये बताइए, क्या उस राज्य में फिर से पिछड़े समुदाय का बोलबाला होगा? हुआ तो है, तभी तो मुख्यमंत्री दिया है पिछड़े समुदाय का। सुनिए, आप हुआ तो है, एक व्यक्ति के आधार पे पूरे समाज की तुलना नहीं कर सकते। एक व्यक्ति पूरे राज्य की देखभाल करेगा, वो अपने समाज की देखभाल करेगा, अपने समाज के साथ हुए बदला, वो जो शोषण हुआ है उसका ध्यान रखेगा, उसको सजा दिलाएगा। सुनिए, आपने एक व्यक्ति की बात कर दी। आज हमारे जितने जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, एक व्यक्ति ही तो देश को चला रहा है। मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ, वो आदिवासी समुदाय से आती है। क्या आदिवासी समुदाय के लिए बोलती तो है, लेकिन उस पर किस कोई योजना लाई है या सरकार को उन्होंने सख्त आदेश दिया है? उन्होंने सवाल पूछता है पूरा देश। दलित राष्ट्रपति भी रहा हमारे देश के अंदर, उस राष्ट्रपति को अपमान भी किया जाता है मंदिर के नाम पर, उनको मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, फिर भी वो सरकार से सवाल नहीं पूछती है। तो सवाल तो बनता है ना, आज राष्ट्रपति का पद सर्वोपरि होता है, लेकिन राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री के आगे झुक जाता है तो पूरा देश शर्मसार होता है कि नहीं होता है? आप ये बताइए, राष्ट्रपति कोई प्रधानमंत्री बनाता है? क्या राष्ट्रपति कोई पार्टी की वजह से वजूद से बनता है? राष्ट्रपति व्यक्तित्व की वजह से बनता है और देश के लोकतंत्र की वजह से बनता है। लेकिन आप जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पार्ट जो गरिमा है उसको धूमिल करेंगे तो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैं आपने व्यक्ति की बात करी, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर मध्य प्रदेश की आवाज़ और छत्तीसगढ़ की आवाज़, राजस्थान की आवाज़ नहीं होता उन नेताओं के आश्रय, तो क्या वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाते? मैं आपसे इसलिए पूछता हूं कि आपने कहा वो तो एक व्यक्ति है। भाई, दायित्व है, समाज का दायित्व है, प्रदेश का दायित्व है, प्रांत का दायित्व है, लोकतंत्र का दायित्व है, न्याय की रक्षा का दायित्व है। उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व अगर है तो इन सारे मुख्यमंत्रियों का है। मैं सवाल इसलिए करता हूं, सवाल क्यों नहीं उठेगा? यही तो है जो शहीद के नाम पर वोट मांगने का उन्होंने रणनीति बनाया है। पुलवामा के नाम पे मांगते हैं, कभी कभी महाराष्ट्र के अंदर मांगते हैं नक्सली हमला के नाम पर। यही वो पार्टी है जो आपके राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। राम मंदिर में किसके नाम पे? जो बाबरी विध्वंस करता है। आपको पता, 6 दिसंबर ये शौर्य दिवस मनाते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को ये परिनिर्वाण दिवस भूल जाते बाबा साहब का, जिसने समता की बात करी, समता मूलक की बात करा, जिसने महिलाओं में सम्मान लाने की बात करा, जिसने महिलाओं को ऊपर सिर ऊपर उठाने की बात करा, जिसने शिक्षाओं को सर्वोपरि दिया, जिसने कलम और किताब की बात कही।
आप बताइए, ये सारे विचारधारा पीछे हटते जा रहे हैं तो सवाल क्यों नहीं उठेगा इन पार्टियों पे? आप सावरकर और गोडसे को महापुरुष बनाते हो तो सवाल क्यों नहीं उठेगा इन पार्टियों पे, इनके नेताओं पे? आप बताइए, आपकी शाखा में एक धर्म और एक विशेष लोगों की बात की जाए तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? आप इसके राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट में अगर किसी को भूमिका दी जाएगी तो एक जाति के लोगों को दी जाएगी तो सवाल क्यों नहीं उठेगा इन नेताओं पर? तो आप कहते हो कि व्यक्ति की बात है, आपको समावेश बना दिया। अरे भैया, समावेश जब बनाया जाता जब आप हक और अधिकार पे समानता देने की बात करते। मैं बात यही करना चाहता हूँ, फिर से जनता उन विश्वास भरी निगाहों से देख रही है, उन निगाहों पे आपको, उन विश्वासों पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़े होंगे तो हो सकता है कि आपको देश की गद्दी आपको सौंप दी जाएगी। वही सवाल है कि क्या लोकसभा में इसका असर दिखेगा, क्योंकि एक सीएम आदिवासी समाज से आता है, एक सीएम ओबीसी समाज से आता है, एक जगह ब्राह्मण को भी दिया गया है। जो बैलेंस बनाया गया है पूरी तरीके से, वो एक कहीं ना कहीं जनता का विश्वास लेने के लिए, और क्या ये विश्वास लोकसभा में दिखेगा? सुनिए, लोकसभा में जो विश्वास की बात कर रहे हैं, मैंने हमेशा से कहा है, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, आज़ादी से पहले से, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे पहले से इन्होंने बांटो और राज करो की रणनीति से राज किया है। मैं इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चाल रही है, सावरकर की चाल रही है, उसके बाद इनके जो महान जो जितने लाल कृष्ण आडवाणी साहब आए और तमाम जो इनके नेता हैं, इन्होंने बांटो और राज करो की रणनीति से इन्होंने राज करने का काम किया है और वही काम इनका चल रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ लोकसभा में प्रभाव क्या है, ये जो हमारे पिछड़े समुदाय, खासकर पिछड़े समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं को कहना चाहता हूँ, छात्रों से कहना चाहता हूँ, दलित समुदाय तो जागृत हो गया है। दलित वर्ग से आने वाले जो लोग हैं वो जागृत हो गए, अपने हक और अधिकार उन्होंने बाबा साहब को समझना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब को उन्होंने बेदखल कर दिया था, अब ओबीसी समाज को जागने की ज़रूरत है कि आपको एक मोहरा के नाम पर आपकी भावनाओं से खेला जाएगा और आपको उस भावनाओं में नहीं खेलना है, और उन भावनाओं में नहीं जाना है। आपके अधिकार और सम्मान की जो बात करेगा उसके साथ जाना है और उसके लिए आपकी लड़ाई जो लड़ रहा है उनका साथ देना है। चमचागिरी बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, कांग्रेस से लोग नाखुश है क्योंकि रेवंत रेड्डी को उसने बना दिया तेलंगाना में। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कम से कम हमारे समाज का सीएम तो बन रहा है, वो भी नहीं कर रही है कांग्रेस। सुनिए, आप कांग्रेस और बीजेपी ले जाते हैं, हाँ। मैं कहता हूं कांग्रेस और बीजेपी की जगह तीसरा फ्रंट भी तो है। हमारे क्या लालू प्रसाद यादव नहीं है, क्या मायावती नहीं है? वो तो कांग्रेस से ही मिले हुए हैं ना। सुनिए, आप कह देंगे तो हम गठबंधन में है वो। सुनिए, आप ये बताइए, गठबंधन की भूमिका लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने कम से कम इस गठबंधन के मद्देनज़र उन्होंने ऐसे तमाम जो कार्य किए हैं, आपको पता होगा जगजीवन बाबू को, क्या वो दलित समुदाय से नहीं आते थे? लेकिन उनको सिर ऊंचा करने का काम, और जगजीवन बाबू ने पूरे देश में एक दलित मूवमेंट चलाया और जिसका खमियाजा है कि काशीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर, कामेश्वर कुशवाहा, राम नरेश यादव, ये तमाम शरद यादव, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग एकजुट हो गए और एक ही धरा पे आ गए। तो आप ये बताइए, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस और भारतीय जनता आज के नेताओं की बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ, आज आपको ये जो जितने पिछड़े वर्ग और जो दलित वर्ग है, अल्पसंख्यक, उसमें भी लाना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ओवैसी साहब को भी खुल के आना चाहिए। आपके साथ खेल किया जा रहा है, आपको भी खुल के आना चाहिए इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, पिछड़ा दलित के जो तमाम नेता, उनको एक कुर्सी पे आना चाहिए, समाज को जागृत करने का काम करना चाहिए। जिन्होंने समाज की लड़ाई लड़ने है उनका असली चेहरा सामने आना चाहिए। एक बीजेपी को हराने के लिए सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, वरना मुश्किल है। सुनिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी नहीं, संघी को हराना है, हमें संघी को हराना है जिसने देश को बांटने का काम किया। आपको पता होना चाहिए 1936 का जब पहला चुनाव हुआ था तो गठबंधन के साथ अगर किसी ने सरकार बनाया था जिन्ना के साथ, तो ये सावरकर साहब और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो उप मुख्यमंत्री बने भी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने देश का टुकड़ा किया है और आगे से कहता हूँ कि हम अखंड भारत चाहिए, तो ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगा। हमें तो खंडित जो देश का टुकड़ा किया उनके खिलाफ तो जाना है। आप मुझे दूसरा जिन्ना तो नहीं बनाना है, ना ही दूसरा गोडसे बनाना है। हमें गांधीवाद और अंबेडकरवाद की रणनीति पे चलना है और समता मूलक की बात करेगा उसके रणनीति पे चलना है और उसकी बात और उसकी सोच को जो आगे ले जाएगा उसको। कितना मानते हैं गांधी जी को, कितना हर वक्त हर जिक्र में हर बात में गांधी जी का जिक्र आ ही जाता है। आज हम जहाँ खड़े हैं ना, यहीं पे सावरकर की मूर्ति लगी थी, मोदी जी चुप्पी साध लिए थे, लेकिन जब देश के जो छात्र, तमाम विश्वविद्यालय के जब छात्र बाहर आए तब जाके सावरकर की मूर्ति हटी थी।
मोदी जी वही है जो भोपाल के अंदर गोडसे की, भोपाल की जो सांसद महोदय है प्रज्ञा ठाकुर, वो गोडसे को महापुरुष बताती है और गांधी को देश का द्रोह बताती है। ये वही मोदी जी है, वो तमाम गोडसे के कार्यक्रम में जाते हैं, लेकिन उस गोडसे के खिलाफत, जो महात्मा गांधी के खिलाफत बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। बात मोदी जी को जब याद आता है, जब वो भारत के बाहर जाते हैं, तब उन्हें याद आता मैं तो गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, तब उन्हें याद आता मैं तो गांधी की धरती से आया हूँ, तब उन्हें याद आता मैं तो अम्बेडकर की धरती से आया हूँ, तब उन्हें याद आता है मैं तो उस धरती से आया हूँ जहाँ लोकतंत्र को भगवान माना जाता है, तब उन्हें याद आता है मैंने तो न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोगों के साथ, तब उन्हें याद आता है कि मैं वसुधैव कुटुंबकम वाले देश से आया हूँ जहाँ भाईचारे का पैगाम रखा जाता है। मोदी जी को जब देश के अंदर होते हैं तो उन्हें कपड़ों के आधार पर पहचान लेते हैं कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है। मोदी जी इसी देश में रहते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं। जब मोदी जी इसी देश में रहते हैं तो मोदी जी को पता चल जाता है देश को चलाने वाले, कोरोना फैलाने वाले लोग कौन होते हैं। मोदी जी जब इसी देश में जब होते हैं तो उन्हें विज्ञान पे बात नहीं करते हैं, वो थाली बजाने की बात करते हैं, वहाँ से कोरोना मिट जाएगा। तो मोदी जी के खुद ही उन्हें विश्वास नहीं है अपने ऊपर कि मोदी जी ने चाय बेचा कि भिक्षा मांगा, मोदी जी ने मगरमच्छ को पकड़ा कि मोदी जी ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जाके शिक्षा ग्रहण की, मोदी जी ने आरएसएस की शाखा किया कि भारतीय जनता पार्टी या लोगों से जुड़ने का काम किया। मोदी जी खुद डिसाइड कर ले कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है, वहाँ से पता चलेगा कि मोदी जी वास्तव में मोदी जी है या नहीं है। तो पूरी पोल पट्टी खोल दी है बीजेपी और मोदी सरकार की इस पूरी बातचीत पर, और जिस तरीके से ये सीएम की शपथ ग्रहण आज हो रहे हैं और जो बैलेंस बनाया गया है एसटी, ओबीसी और जनरल का, उस पर जो मिक्स रिएक्शन आ रहा है, उस पर सारी चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।